नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी, मेरे साथ है दीपक सिंह। बात करते हैं रूस और यूक्रेन की। अब रूस की सेना 65 किलोमीटर लंबा एक जत्था है जो कीव की तरफ बढ़ रहा है। और अब आप सोचिए कीव का क्या हाल करने वाले हैं लोग, इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले तो मिसाइल्स दागी जा रही थी, लेकिन अब इतना बड़ा जत्था अगर आएगा तो क्या हालात होंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि इंडियन की भी मौत हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन की रणनीति पर भी बात होगी। दीपक, किस तरह से देखते हैं जो कीव में लगातार सेना जो अब आगे बढ़ रही है? की में सेना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप कहीं पुतिन चाहते हैं कि किसी तरीके से फटाफट हो सके की पे कब्जा कर लिया जाए। की पे कब्जा करते ही यूक्रेन पे कब्जा हो जाएगा। अब ये कहा जा रहा था कि पिछले 4 या 5 दिनों के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए घाटा हो चुका है रूस को। तो कहीं ना कहीं अब बाकी देश भी उसकी यूक्रेन की मदद के लिए आ रहे हैं। 70 फाइटर प्लेन दिए जा रहे हैं यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। ऑस्ट्रेलिया, मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं लोग, सब लोग, हर कोई उसे पैसे दे रहा है ताकि रूस के खिलाफ आप जंग लड़ सको। तो अब रूस को लग रहा है कि जब तक ये पैसे आए, फाइटर प्लेन आए, मैं उससे पहले ही इस पर कब्जा कर लेता हूँ। और आज रात तक कहा जा रहा है कि ये आज रात तक देखने वाली बात होगी कि रूस शायद चढ़ाई कर दे और वहाँ के जितने भी संसद। इसमें दो बातें निकल कर आ रही है। लोग सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो खुद अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, ये जो बात बोली जा रही है कि इनका इतना नुकसान हो गया रूस का और वो रूस भरपाई करेगा यूक्रेन। सिर्फ कीव पर कब्जा होने से यूक्रेन पर तो कब्जा नहीं होगा। यूक्रेन तो बहुत बड़ा है एक तरह से कहा जाए। की पे कब्जा होने का सबसे कब्जे का मतलब क्या होगा कि उनके जो संस्थान है वहां सेना बैठी होगी रूस की, उससे कब्जे। जैसे अगर आप चेस खेलते हो, चेस में राजा होता है ना, राजा को पकड़ना होता है, राजा को गिराना है। राजा को जैसे गिराएंगे सारी सेना घुटने टेक देगी। और की पे कब्जा करने का मतलब वहाँ पे सारे सेंट्रल बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं। तो रशिया जब जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वहाँ के उनके फॉरेन रिजर्व, यूक्रेन के फॉरेन रिजर्व्स हैं और जो उनके गोल्ड रिजर्व्स हैं, जितना भी रूस का खर्चा हुआ है पिछले 4-5 दिनों में, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है। वो रूस चाहेगा किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन की जितनी भी पैसे हैं। लेकिन ये बात तो यूक्रेन को ही पता है कि ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए उसने 95,000 करोड़ अपने देश से बाहर भेज दिया फटाफट। जितनी भी फॉरेन के रिजर्व से, वो उनको पता है कि आने वाले टाइम में अगर रूस कब्जा भी कर लेता है और उनके प्रधानमंत्री अगर भाग के भी बाहर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे होने चाहिए कि अगर वापस हो तो देश में आए तो और कहें कि दावा ठोक सकें कि मैं ही असली प्रधानमंत्री हूँ। रूस का बनाया गया जो कठपुतली सरकार है वो असली सरकार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो भी हो सके, कि पिछले कुछ दिनों में पूरे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो चाह रहे हैं कि चाहे सिविलियंस मरें या कुछ भी हो, मुझे कब्जा चाहिए। और की पे कब्जे से मतलब सीधे तौर पे कहने का मतलब दो चीज़ तो क्लियर हो गई। पुतिन ये चाह रहे हैं कि कब्जा हो, अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये भी बात सच है कि कोई देश डायरेक्ट उन पर अटैक करने को भी तैयार नहीं है। अब जैसे कोई देश डायरेक्ट अटैक करने को तैयार है, हर कोई इसे हथियार दे रहा है। अब मैं किसी एक शख्स को बोलूं वो तलवार भी ले ले, आप राजदूत हटा रहे हो, आप सारे रिश्ते खत्म कर रहे हो धीरे, लेकिन आप अटैक नहीं कर रहे हो। तो ये दोहरे मापदंड है कि आप अपनी सेना नहीं भेज रहे हो और किसी एक बंदी को कह रहे हो कि तुम तलवार भी चला लेना, बंदूक भी चला लेना, मिसाइल भी ले लो, सब कुछ चला लो, लेकिन लड़ना उसी है। अपनी जंग आपको ही लड़नी है, लेकिन उसे हथियार कोई और दे रहा है। तो ये कैसे करें कि यूक्रेन की सेना भी उतनी ताकतवर है नहीं है और एक सिपाही का मनोबल। और जैसे क्या ये डर है या ये डिप्लोमेसी है? ये डिप्लोमेसी है कि सीधे तौर पे हम जंग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हाँ हम आपका साथ भी दे रहे हैं। अब उसी तरह भारत की भी कहे तो भारत ने भी मदद के लिए कल को इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है अगर ये रूस ऑब्वियसली बदनाम कर रहा है, रूस तो कहेगा कि ये तो देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, ये देखिए ये तो एक तरह से डायरेक्ट युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध लड़ रहे थे, बस ये कि सामने नहीं लड़ रहे थे, पैसे दे रहे हैं आप, जंगी जहाज दे रहे हो, हथियार दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि रूस हार जाए। और विश्व युद्ध की कहें तो विश्व युद्ध में अगर एक देश कूदता है उसके पीछे कई देश आते हैं। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि अगर मैं कूदूंगा तो मतलब ये विश्व युद्ध होगा, दो महाशक्तियां एक साथ टकराने से बच रही हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो परमाणु अगर हथियारों की बात करें 6,000 से ज्यादा तो रूस के पास है, 5,000 के आसपास अमेरिका, जो एक रिपोर्ट कहती है। बाकी अंदर खाने कितने हैं तो पता नहीं। परमाणु हथियार जैसे उसने कहा कि कल उन्होंने ट्राइड एक्टिव कर दिया। ट्राइड का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के पास अगर पानी के अंदर से, सबमरीन के अंदर से, फाइटर प्लेन से और जमीन से, ये तीनों जगह से अगर कोई लॉन्च कर सके तो उसे हम ट्राइड कहते हैं। तो कल शाम से ही पुतिन ने कहा है कि जितनी भी उनके ट्राइड हैं और ऑन ड्यूटी आ जाएं। पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑन अलर्ट पे रहें, आपको सिर्फ बटन दबाना है, यूक्रेन पे जाके ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो बम ब्लास्ट हुए हैं, 7,100 किलो का बम ब्लास्ट हुआ है, जिसे वैक्यूम बम कहते हैं। अच्छा, वैक्यूम बम क्या करते हैं? जैसे वैक्यूम का मतलब ही होता है कि हवा नहीं होती है उसके अंदर। तो वो क्या करता है कि जितनी भी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में उसको खींच लेता है, इंसान घुट के मरते हैं और पिघल जाते हैं और भयानक गर्मी बढ़ जाती है। अगर कहीं का टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए 40 डिग्री, तो × 5 कर दीजिए, वहाँ पे 200-250 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, इंसान पिघलने लगता है। तो यूक्रेन का दावा है कि रशिया ने वहाँ पे वैक्यूम बम फेंका है और एक खास तौर पर उस रिहायशी इलाकों को टारगेट करके किया। लेकिन अगर ऐसा किया होता तो ये जो परिस्थिति आप बता रहे हो तो पैदा हो जानी चाहिए थी। अब कह तो यही रहे कि वहाँ पे उनके लोगों के खिलाफ किया है। और यहाँ तक ये भी था कि ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे यूक्रेन में, उसमें अजीब तरीके के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो भी अगर ड्रोन या प्लेन जा रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि रशियंस खासतौर पर, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही
अगर जोग्राफिकल कंडीशन में समझूं मैं कि कितना बड़ा है यूक्रेन, कितनी पॉपुलेशन है यूक्रेन की, और अभी तक कीव की अगर बात की जाए तो कीव तो एक समझ लीजिए एक कैपिटल है, या ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर आप बैठ गए, आपने उनके जो भी वाइटल इंस्टॉलेशन है वहां जाकर आप बैठ गए, आपने कहा चलिए बाहर सब। अच्छा, अब कीव के लिए आपको समझने की जरूरत है। कीव कहाँ पर है? कीव वेस्टर्न साइड में यूक्रेन के। ईस्टर्न साइड में अगर आप देख रहे थे, आज कल तक या परसों तक कोई विरोध नहीं कर रहा था। अब हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो विरोध कहाँ हो रहा है? मैंने उस दिन भी एक दो इससे पहले जब वीडियो था उसमें भी बताया था आपको। ईस्टर्न साइड में रशियंस हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेस्टर्न साइड में यूक्रेन से, जैसे अगर मैं श्रीलंका में बताऊं, श्रीलंका में दो लोग रहते हैं, श्रीलंकन्स रहते हैं और तमिल्स रहते हैं, तमिलियंस रहते हैं। तो उसी तरह यूक्रेन में है, यूक्रेन के खुद के लोग हैं और एक रशियंस भी हैं, दो टाइप की पॉपुलेशन रहती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन आने वाले टाइम पे शायद उसको दो धड़ों में बांट दें, यूक्रेन के लिए अलग और जो रशियंस बोलने वाले हैं उनको रशिया में शामिल कर लें। और जो कीव है वो प्रॉपर यूक्रेन में है, मतलब यूक्रेनियन पॉपुलेशन उसके आसपास ज़्यादा है। तो जैसे जैसे फौज आगे बढ़ रही है उनको वो लोग मिल रहे हैं जो यूक्रेनियन हैं, जो लोग चाहते हैं कि रशिया से हम अलग हों। तो वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल तक ये भी वीडियो सामने आया था कि वहाँ की जो औरतें हैं वो बंदूक लेके घूम रही हैं, बम बना रहे हैं, और यहाँ तक कि जो भी उनके टिकटॉक जो लोग हैं उसमें सिखा रहे हैं कि आपको टैंक कैसे चलाना है। अगर रशियन टैंक छोड़ के चले जाते हैं तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे टैंक घुमाना है। अब जो कीव की बात करते हैं तो कीव बेलारूस एक जगह है जो उसके लगता हुआ बॉर्डर है। जिस दिन हमला हुआ तो लोगों को लग रहा था कि ईस्टर्न साइड से रशियन आर्मी आएगी, लेकिन बेलारूस जो उसकी पड़ोसी देश था वहाँ से भी आर्मी आ गई। पता लगा कि यही वजह है कि अमेरिका ने धमकाया भी बेलारूस को। हाँ, बेलारूस के अपने राजदूत भी हटा लिए। तो बेलारूस कहा जाता है कठपुतली है पुतिन की। वहाँ पे 50,000 सैनिक तैनात थे। ये चीज़ किसी को नहीं पता थी जब तक हमला नहीं हुआ वहाँ से। और कीव और बेलारूस में ज़्यादा गैप नहीं है। अगर जोग्राफिकल कंडीशन और पॉपुलेशन वाइज बात करूँ, प्लस ये बात करूँ कि एक्चुअल में इसका सामरिक महत्व आने वाले दिनों में कितना होने वाला है, तो इसको किस सेंस में समझाओगे? यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यूरोप की सबसे बड़ी ज़मीन का टुकड़ा। वहाँ पे इतने रिसोर्सेस हैं, हर चीज़ आने वाले टाइम पे उसके जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम गैस, हर चीज़ का फ़ायदा किसे मिलेगा? रशिया को मिलेगा। तो आज के टाइम वक्त में हम जो कह रहे हैं कि रशिया को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, रशिया आने वाले टाइम पे किसी नींबू की तरह उसके निचोड़ देगा यूक्रेन को। यूक्रेन की इकोनॉमी में जहाँ जहाँ पैसे हैं, गोल्ड रिजर्व्स ले लीजिए, गैस ले लीजिए, सारे प्रॉफिट वो अपने पास रखेगा और ये कहेगा जंग में मेरे 10 दिन के अंदर इतने रुपए खर्चे हुए हैं, आप मुझे इसका डबल प्रॉफिट करके दोगे। तो आज के टाइम पे पुतिन और उनकी वहाँ की डिफेंस के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन वहाँ की आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता में जाहिर सी बात, अगर जैसे पुतिन कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि अगर वो कहेंगे कि मैं आप कब्जा कर रहा हूँ या रशिया में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दो पॉपुलेशन रह रही हैं, जो एक चाहते हैं कि रशियन सरकार आए और जो चाहते हैं रशियन सरकार नहीं रहे। लेकिन इस सिचुएशन में रहेगी जब दिख रहा है कि रूस इस तरह से अटैकिंग मोड में है, तो यूक्रेन तो ऑलरेडी बैकफुट पर है, वो कहाँ से लड़ लेकिन वहाँ के लोग अब हथियार उठा रहे हैं ना, वो भी हथियार कहाँ से उठा रहे हैं? जो यूक्रेन के लोग हैं। आज जैसे जितने भी हमने वीडियोस देखा है, कल एक महिला के वीडियो था, वो कह रही थी कि मैं तुम्हें एक सनफ्लावर का एक बीज देती हूँ, जब तुम्हारी यहाँ मौत हो जाए ना तुम उसके ऊपर अपनी ये बीज उगा लेना और कहना कि ये हमारी ज़मीन थी और हमारी ज़मीन से वापस चले जाओ। तो एक औरत एक रशियन में बात कर रही है, तो मतलब वहाँ पे लैंग्वेज का भी डिफ्रेंशिएट नहीं है। मतलब दो लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे अब ये आ रहा है कि अब धीरे धीरे लोग नफरत करने लगे जिस तरीके से वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आज की बात करें तो आज उन्होंने 2 शॉपिंग मॉल पे सीधा बम गिरा दिया है। अब लोग कितने भी आधिकारिक तौर पे कर लिए कि इतने नंबर इतने लोग, लेकिन ये भी तो सच है ना कि कोई जनता नहीं चाहती वॉर हो। कोई ये आपके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में आप जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन आम जनता को जैसे मैं एक फौजी का बेटा हूँ, तो जैसे लोग पहले भी कहते थे कि हमें जंग लड़ लेनी चाहिए। तो जंग लड़ना कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप देखोगे अपने पिता को देखो, अपने बाप को देखो कि वो जंग लड़ने जा रहा है, एक गोली चलती तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, सामने इतना फायर आ रहा है। तो हाँ, ये जाहिर सी बात है, जो लोग वहाँ पे रहे हैं, जो फौजी भी जो लड़ रहे हैं या जिन फौजियों की मौत हो रही है वहाँ पे, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो अपनी बेटी को कह रहे हैं कि बेटी आज मेरा आखिरी दिन है, आप परेशान मत होना। यहाँ तक कि एक वीडियो जैसे कल एम्बेसी में, यूएन के एम्बेसी में उन्होंने एक वहाँ के राजदूत, यूक्रेन के राजदूत ने एक वीडियो जारी किया जहाँ पे उसमें एक रशियन अपनी माँ से बात कर रहा था। उसमें रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ हो? तो बेटा कहता है कि मम्मी मैं, आप जहाँ समझ रही हो मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मुझे यूक्रेन भेज दिया गया है, यहाँ मुझे कहा जा रहा है। ऐसा वहाँ के राजदूत ने, यूक्रेन के राजदूत ने यूएन में कहा है कि यहाँ मुझे कहा जा रहा है सिविलियंस को टारगेट करो, बॉम्ब करो। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी, मुझे डर लग रहा है, आप कुछ करो। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं रशियंस भी जो सोल्जर हैं, जो उनके अंदर भी इंसानियत है, वो कैसे देखें ये सब चीज़ें। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा एनालिसिस दीपक ने भी किया और बता रहे किस तरह से इस समय सिचुएशन है वहाँ पर। और ये माना जाए दीपक कि रात तक या सुबह देर मतलब मॉर्निंग तक शायद हो जाए, ये हो जाएगा। और क्योंकि बहुत 65 किलोमीटर लंबा ये जत्था है, जिसमें आर्टिलरी से लेकर टैंक से लेकर फाइटर प्लेन से लेकर पता नहीं क्या क्या वहाँ पर है, मतलब पूरा एक तरह से फौजी उतार दी है पूरी। एक किसी भी शहर का जो दायरा होता है, अगर रेडियस की बात करें तो 25-30 किलोमीटर होता है,
64 किलोमीटर 65 किलोमीटर लंबा काफिला, मतलब उसमें आप क्या जो सोच सकते हैं वो चीज़ें हैं उसके अंदर। तो देखते हैं क्या हश्र होगा, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार।